चलिए अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपना चैप्टर चल रहा था आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें से आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो बता दो। लास्ट के एक दो टॉपिक्स ही बचे थे, मेजरली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वाला आंसर देखा था, सेक्शन नंबर 26। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी पॉइंट में, लैंग्वेज में कुछ क्वेरी हो, आपने घर पे कुछ रीड किया हो। पहली कंडीशन कि आपने घर पे रीड किया हो, हाँ, तो वो पूरी होगी तो डाउट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब वो आपको देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आंसर इज ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ये ना चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पॉइंट नहीं था 120 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एनेक्टमेंट, उसमें मैंने आपको बोला था कि 120 दिन के अंदर ये एक्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, लोगों में इसकी अवेयरनेस आ जानी चाहिए, ऑफिसर्स को आइडिया होना चाहिए कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी से रिलेटेड ये आंसर है। अब लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली बोला क्या है। ध्यान देना लैंग्वेज पे। Every public authority under the Act has been entrusted with a duty to maintain the records and publish manuals, rules, regulations, instructions, etc. in its possession as prescribed under the Act. According to the given section, every public authority shall maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act, and ensure that all records that are appropriate to be computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources, computerized and connected through a network all over the country on different systems so that the access to such records is facilitated. तो एक तो बोला है कि आपको डेटा मेंटेन करना है, आरटीआई में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितनी एप्लीकेशंस आई, उसका सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। जो डेटा ऑफलाइन स्टोर हो सकता है उसको ऑफलाइन स्टोर करो, जो डेटा ऑनलाइन मेंटेन होना चाहिए उसको जितना जल्दी हो सके कंप्यूटराइज सिस्टम में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपडेट करो, ताकि सेंट्रली वो सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। तो आज ऑनलाइन डेटा होने का बेनिफिट ही वही है कि एक सर्वर पे स्टोर किया हुआ डेटा पूरे कंट्री में से कहीं से भी व्यू हो सकता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट्स की है कि वो टाइम टू टाइम अपना काम करते रहे। एक तो ये बात बोल दी। दूसरा सबसेक्शन 4 सेक्शन 4 subsection 1 or clause B, every public authority has to publish within 120 days of the enactment of this act the particulars of its organization, functions and duties। ये सबसेक्शन पूरा आंसर बन सकता है कि भाई 120 डेज के अंदर जो एनेक्टमेंट की बात हो रही थी उसमें एग्जैक्टली पब्लिक अथॉरिटीज को क्या क्या करना पड़ेगा। दिस कैन बी अ शॉर्ट नोट, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, इसमें से आप जितने लिख सको। अब देखो 1 लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं वो हाफ मार्क के वेटेज पे होते हैं जनरली। तो अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लिया, 8 to 10 पॉइंट्स आपने इसमें लिख दिए, मोर देन इनफ। तो अगर यहाँ पे 12-15 पॉइंट्स है तो सारे लिखने ही पड़ेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें से कुछ नॉमिनल पॉइंट्स कवर कर लो तो भी ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स हो गए, एक दो एक्स्ट्रा लिख दो अगर याद है, तो उसमें क्या होगा, कोई पॉइंट अगर बाई चांस आपको कुछ रॉन्ग हो गया ना तो कहीं वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने अप्रोच कर सकते हैं। अब क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, क्या पब्लिश करना है वो देख लो। पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिनके ऊपर आरटीआई एक्ट अप्लाई होता है। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, नॉर्म्स विच आर सेट आउट। मतलब ये पब्लिक अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट है, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, सपोज सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, उनके ऊपर भी आरटीआई एक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जैसे ही आरटीआई एक्ट पास हो गया, मतलब 12 अक्टूबर 2005, उसके 120 डेज में उनको ये सारे स्टेप्स फुलफिल कर देने हैं। उनको ये डेटा पब्लिश कर देना है पब्लिक डोमेन में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये नाम है, हमारे यहाँ पे इतने ऑफिसर्स हैं, ये सारी पोस्ट है, इस पोस्ट पे ये पर्सन है जो काम कर रहा है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ उनको ना पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले कर देना है। मतलब कोई भी सिटीजन अगर एसएमसी के बारे में डिटेल्स जानना चाहे तो उसको वो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास वो डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो अपना एक्शन ले सके या इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सके। तो जब तक आप पब्लिक को ये सब चीज़ें बताओगे नहीं, उनको कैसे मालूम पड़ेगा भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी पोस्ट है, कितने लोगों का स्टाफ है, कौन जूनियर है कौन सीनियर है, किसका क्या रोल है, मुझे काम हो तो मैं किससे बात करूँ। ये सब चीज़ें तो उनको ही पहले डिस्प्ले करनी पड़ेगी। तो अगर वो डिस्प्ले नहीं करेंगे तो हम इसके बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं। तो ये उनके ऊपर मैंडेट बना दिया कि आपको खुद ये सारी डिटेल्स पब्लिश करनी है ताकि सिटीजन्स को आगे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, ये चीज़ पता चला। और भी पॉइंट्स देख लो। रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, records which are used by employees for discharging its functions, statement of the categories of the documents which are held by it or under its control। कौन कौन से टाइप का डेटा इस डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है वो भी उनको पब्लिश करना पड़ेगा, ताकि आज जब आरटीआई फाइल करो तो आपके माइंड में क्लियर रहे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तो एसएमसी के पास होनी चाहिए, उनके मैनुअल में लिखा हुआ है कि डेटा उनके पास होता है, तो फिर क्यों नहीं दे रहे।
तो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए सब किया जा रहा है। Particulars of any arrangement that exist for consultation with or representation by the members of public in relation to the formulation of policy और implementation thereof. इन जनरल बोला है कि पब्लिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एसएमसी ने किसके साथ कौन से अग्रीमेंट्स कर रखे हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स या टाइप्स कर रखे हैं। जैसे आपने सुना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कुछ आइडिया है इसके बारे में? गवर्नमेंट एंटिटीज जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ भी टाइप करते हैं और उस पार्टनरशिप में काम चलता है। फॉर इंस्टेंस जो अपना इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सारा काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है। अब जीएसटी का पोर्टल बना हुआ है जिसपे आप जाके सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। एसएमसी की वेबसाइट बनी है, उस पर जाके भी आप ऑनलाइन सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। बट ये वेबसाइट हैंडल कौन कर रहा है? एसएमसी खुद कर रही है या कोई और कंपनी को काम दिया होगा? ये सारा डेटा सर्वर का काम, ऑनलाइन मैनेजमेंट का काम ये प्राइवेट कंपनीज को देते हैं। जीएसटी का जो पोर्टल चल रहा है उसका काम इन्फोसिस को दे रखा है। अब इन्फोसिस इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी और जीएसटी पोर्टल तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को मालूम है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी हमको थोड़ी ना आती है। अब इतनी बड़ी वेबसाइट जिसपे पूरे इंडिया के करोड़ों लोग डेली जीएसटी की वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो वो काम अगर सरकार खुद करने जाएगी तो टेक्नोलॉजी में उनको प्रॉब्लम आने वाली है और वेबसाइट क्रैश होती रहेगी, तो ये सारा काम चल ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट एंटिटी के साथ पार्टनरशिप कर लिया। इन्फोसिस के अग्रीमेंट किया, उनको बोला कि देखो इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारी वेबसाइट प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए, ये आपका काम है। पूरे साल का जो बिल बनेगा वो पैसा हम आपको देंगे, लेकिन वेबसाइट प्रॉपरली वर्क करे, डेटा सिक्योर्ड रहे, जो लोग ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना आए और ये डेटा हैक नहीं होना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। तो इस तरीके के अग्रीमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होते हैं और सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करती है, ये होता है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश करना नेसेसरी है। फिर आपकी एंटिटी के बोर्ड में, काउंसिल में, कमिटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के नाम की डायरेक्टरी, मंथली रेम्यूनरेशन उनको कितना मिलता है, कैसे अलोकेट होता है, ये सब पॉइंट्स बताने पड़ेंगे एटसेट्रा। तो ये पूरी लिस्ट है, इसमें से आपको जितने पॉइंट्स याद हो जाए एक आंसर बनाने के लिए उतना इनफ है। ठीक है, बोलो ऑब्जेक्टिव समझ आया इस सेक्शन का, क्या बोलना चाह रहे हैं? टिक करके रखना, इसमें से आंसर बन सकता है। और चैप्टर का लास्ट पार्ट, इसमें थोड़ा बहुत रिपीटेशन है, थोड़ा बहुत नहीं, ऑलमोस्ट रिपीटेशन ही है। एक्चुअली आरटीआई का जो एक्ट है वैसे 2005 का है, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट आया था पार्लियामेंट में और कुछ पॉइंट्स उन्होंने इसमें ऐड किए थे। अच्छा, जो पॉइंट्स ऐड किए थे वो यहाँ पे एनलिस्ट किए हुए हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके, रिपीट हो रहा है। तो जो कल मैंने आपको CIC SIC वाला टॉपिक पढ़ाया उसमें हम बात कर रहे थे कि भाई कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, उनकी एज क्या होगी, रिटायरमेंट का या ऑफिस का टर्म कितना रहेगा, अच्छा उनकी सैलरी वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी। ये सब पॉइंट्स अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुए थे। तो यहाँ पे तो मैंने अलग से वो आंसर रखा ही है, लेकिन पीछे वो पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो गए, तो रिपीट हो गया। तो अपन ने पढ़ लिया है, आप खाली यहाँ से एक बार रीड आउट करके टैली कर लोगे तो मिल जाएगा कि हाँ ये पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बीच में एक पॉइंट अपना बाकी था, वो कंप्लीट कर लेते हैं, अभी चैप्टर पैकअप हो जाए। ये आपको मिलेगा हु इज एक्सक्लूडेड वाले आंसर में। उसमें लास्ट पॉइंट मैंने बोला भी था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो टैली कर लेते हैं। हु इज एक्सक्लूडेड वाले केस में ऐसा बोला था कि जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, CBI, रॉ, IB, ये सब जो है इनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, इनकी ऑर्गेनाइजेशन या RTI एक्ट से बाहर होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, बहुत बार ये सिक्योरिटी एजेंसीज पे एलिगेशन लगता है कि ये लोग फेक एनकाउंटर्स करते हैं। सुना होगा आपने कि भाई किसी को अरेस्ट कर सकते थे, जेल भेज सकते थे, कोर्ट में लेके जा सकते थे, गोली मार के खत्म कर दिया कि काम खत्म हो जाए। अपना यूपी पुलिस तो फेमस है, देखा आपने न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं। वो क्या है ना, वो कोर्ट लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है। हाँ, फिर वो जो गैंगस्टर होता है उसकी हथकड़ी अपने आप खुल जाती है, फिर उसके हाथ में गन आ जाती है, फिर वो 2-4 गोलियां चला देता है, तो क्रॉस फायरिंग में उस पर गोली चलानी पड़ती है और एक ही गोली में काम खत्म कर देते हैं उसका। ठीक है, वैसा होता है, तो सारा फैसला वहीं हो जाता है। अच्छा, पब्लिक खुश हो रही है, बोले यार ये तो अच्छी बात है ना, तो सिंघम स्टाइल में फैसला कर दिया। अपने क्या कोर्ट वोर्ट लेके जाना है, गोली मारो खत्म करो। अब ये डिबेटेबल है, कहीं ऐसा लगता है कि यार जब इतना पॉपुलर गैंगस्टर है तो मार के खत्म करो, वो ठीक भी है। बट फिर यही चीज जब किसी और इंसान के साथ होगी जो ऐसा कोई गैंगस्टर प्रूव नहीं हुआ है, तो कोई इनोसेंट बंदे के साथ भी तो ये चीज हो सकती है। तो फिर वो डिबेट हो जाता है कि यार ये एक लीगल सिस्टम के लिए क्या ये सही हो रहा है। अभी तो आप टीवी पे देख रहे हो भाई, पता है कि ये तो बदमाश आदमी है, गैंगस्टर है, इतने खून कर चुका है, इसको मार दिया, अच्छा किया। बट वही किसी और इंसान के साथ हुआ तो पुलिस तो बोल देगी हाँ हमारे पास तो एविडेंस था, इसने ऐसा किया वैसा किया। बट फिर वो कोर्ट वाले सिस्टम का क्या, उसको आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग तो दी नहीं, उसको आपने कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं किया, क्या पता वो इनोसेंट हो। तो डिसीजन तो पुलिस ने ले लिया, जज की तो बात ही नहीं सुनी। तो ये सब भी फिर डिबेटेबल इशू हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, डिपेंड करता है। बट ऐसे एलिगेशंस ऐसी एंटिटीज पे लगते हैं कि ये लोग फेक एनकाउंटर करते हैं केस को जल्दी खत्म करने के लिए। तो अगर इन पे ऐसा कोई एलिगेशन लगा तो ये आंसरेबल होंगे या नहीं होंगे, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए?
आंसरेबल तो होने चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स वाले, एनजीओ वाले ये सब पहुंच जाते हैं इन पे प्रोटेस्ट करने कि आपने उस इंसान को मौका ही नहीं दिया, वो भी तो इंसान है बेचारा। ये बोलते बोले बेचारा क्या है, हाथ में गन लेके खड़ा है, हम पे गोलियां चला रहा है, बेचारा कैसे हो गया? क्रॉस फायरिंग में गोली चलानी पड़ेगी, अब लग गई और मर गया तो क्या कर सकते हैं? ऐसी सब बातें होती है। तो बोला अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मैटर है तो दीज एंटिटीज आर आंसरेबल, बट ओनली सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। लैंग्वेज देख लो एक बार आप। The exclusion is, however, not absolute, and these organizations have an obligation to provide information pertaining to the allegations of corruption and human rights violation. Further, the information relating to the allegations of human rights violation shall be given only with the approval of CIC. ये अंडरलाइन कर लेना, मैंने तो बोल्ड किया हुआ है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन का अगर मैटर आता है, ठीक है, तो एक्सक्लूड किया जाएगा, इन एंटिटीज के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन सीआईसी के अप्रूवल के बाद ही, उसके बिना नहीं। और इसके लिए टाइम लिमिट भी दे रखी है, विद इन 45 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। तो 45 डेज के अंदर सीआईसी अगर अप्रूवल देती है तो ये एंटिटीज जवाब देंगे, अदरवाइज दे आर नॉट आंसरेबल। तो डायरेक्ट जाके तो इनको किसी को आंसर देना ही नहीं है, सीआईसी अप्रूव करेगी तो ये आंसर देना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका चैप्टर जो है आरटीआई वाला थियरी के साथ, इसके साथ कंप्लीट है। अब आप पूरा अगर रीडिंग नहीं किया है तो आज भी टाइम है, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ क्वेरी है तो वो डिस्कस करके अपन खत्म कर सकते हैं। और इसको डिले मत करना, मैं अगला चैप्टर खत्म करा दूं, आपने यही रीड ना किया हो, अगर वैसा रखोगे ना तो फिर वो आपको सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा। तो मेरे साथ साथ चलना है। आज अगर आप पूरा चैप्टर घर पे लेके बैठते हो ना तो 1.5 आवर मैक्सिमम हो गया, सिर्फ रीड करना है। आराम से आप बैठ के सिर्फ उसको पढ़ लो कि भाई मुझे लैंग्वेज एक बार समझ आ रही, 1.5 घंटे में इसको पढ़ के खत्म कर सकते हैं। और ये आपने कर लिया, आप कल नए टॉपिक पे आएंगे तो इसका टेंशन कम हो जाएगा। तो ये आज के आज खत्म करने का टारगेट आप रख सकते हैं। क्लियर? बोलो, कुछ कंफ्यूजन इसमें पूरे चैप्टर में? कंप्लीट है यहाँ तक?